नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मैं कुछ दोस्तों का कमेंट्स था, उसी के बेसिस में मैं इस वीडियो में चर्चा करूँगा। क्योंकि मुझे जो ट्रेड मिला था, उस ट्रेड को मैंने बहुत पहले से लेकर रखा था। ऑब्वियसली मुझे थोड़ा-सा लॉसेस चल रहा है, तो इसीलिए मुझे बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स भी आया कि इस तरीके से सिचुएशन में आप स्टॉक को किस तरीके से हैंडल करते हैं, एक बार ज़रूर वीडियो बनाकर शेयर करिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है और किसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा आईडीबीआई बैंक के बारे में। तो आईडीबीआई बैंक बेसिकली देखा जाए तो कहने पे तो कंपनी एक प्राइवेट बैंक है, फिर भी इस कंपनी का ओनर जो है वो टोटली गवर्नमेंट है। मतलब 94% जो होल्डिंग है इनमें से देखा जाए तो एलआईसी के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स है, उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास बाकी होल्डिंग है। तो कुल मिलाकर जो होल्डिंग है 94% का होल्डिंग वो टोटली प्रोमोटर जो है इसका वो टोटली गवर्नमेंट है। मतलब आप इस कंपनी के एक बार चलो मैं दिखा ही देता हूँ। अगर मैं इसके इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो आप खुद ही देख सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास अराउंड 49% होल्डिंग है और बाकी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास 45% के आसपास होल्डिंग्स है। तो बेसिकली जो होल्डिंग का डेटा है वो मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि सर कंपनी के ऊपर इतना होल्डिंग है प्रोमोटर के पास, बाकी तो सारे लोगों के पास होल्डिंग नहीं है, तो क्या कंपनी बेकार है? बिल्कुल नहीं है। तो प्रोमोटर जो माल बेचेंगे आप खुद ही देखना, उस माल को टोटली खरीदारी कौन करेगा? एफएस और डीआईसी ज़्यादा खरीदारी कर लेंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी में ग्रोथ जो है बहुत शानदार हो रहा है। मैं आपको ग्रोथ दिखाऊंगा, उससे पहले एक बात बता दूं। कंपनी का अगर माल बेचना है तो वो ओएफएस के माध्यम से माल बेचेगा। तो ओएफएस क्या होते हैं? ऑफर फर्स्ट सेल। ऑफर फर्स्ट सेल क्यों लेके आते हैं? क्योंकि देखिए प्रोमोटर के पास अगर 75% से ज़्यादा, ध्यान से देखना, 75% से ज़्यादा अगर होल्डिंग है तो उसको बाकी होल्डिंग को ओएफएस के माध्यम से ऑफर देकर सस्ते प्राइस में उस माल को बेचना पड़ेगा। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर जो होल्डिंग है उसको तो सेबी के रूल्स के हिसाब से ऑब्वियसली देखा जाए तो 20% नहीं, 19% के आसपास होल्डिंग्स प्रोमोटर के पास है। तो 19% का होल्डिंग प्रोमोटर को बेचना पड़ेगा। तो जब बेचेंगे तो पूरा का पूरा माल एफएस और डीआईसी ज़्यादा से ज़्यादा माल को ऐड करेंगे, आप खुद ही देख लेना। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है आप ध्यान से देखना, कंपनी किस तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं यहाँ पे आपको पता चलेगा। 5,700 करोड़ से 6,900 करोड़ तक कंपनी का सेल्स दिखा। इंटरेस्ट भी कंपनी मिटाया क्योंकि लोन ज़्यादा लिया था। एक्सपेंस को कंपनी कई हद तक कम किया क्योंकि 3,100 करोड़ का टोटल फाइनेंशियल एक्सपेंस था। अभी इस बार वो एक्सपेंस कम होकर 2,500 बने, अराउंड 600 करोड़ के आसपास कंपनी एक्सपेंस को कम किया। ये एक अच्छी बात है। उसके लिए कंपनी के नेट प्रॉफिट भी बढ़ चुके हैं, 1200 करोड़ से 1600 करोड़ के आसपास बन चुके हैं। ओवरऑल बात करें तो 400 करोड़ के आसपास ज़्यादा, 450 करोड़ के आसपास ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। और इसी प्रॉफिट के कारण कंपनी में ग्रोथ और पोटेंशियल और भी बढ़ चुके हैं। क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जब ट्रेड बना था तब मैंने इसके ऊपर ट्रेड भी लिया, जब कंपनी के ऊपर कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बना था, काफ़ी ध्यान है पैटर्न्स का। तो मैंने आपको बताया कि जब ब्रेकआउट करेगा तो मैं एंट्री लूंगा, तो ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, तो इस जगह पे एंट्री बना है। एंट्री बनने के बाद कंपनी टारगेट के पूरा नजदीक गया था, उसके बाद करेक्शन हो गया। मैंने प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पाया क्योंकि टारगेट होने से कुछ ही दूर बाकी था और मैं इंतजार कर रहा था कि टच करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे तब मैं टारगेट लूंगा, तो उससे पहले करेक्शन हो गया। कोई बात नहीं, मुझे लगता है थोड़ा सा और भी टाइम लगेगा। तो मुझे जो टाइम अभी करंट में लग रहा है, अगर मैं एंट्री लेवल से करंट लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट मुझे जो रिटर्न चल रहा है वो करीबन 33%। मगर कंपनी 280 दिन के आसपास हो चुका है और ये टारगेट मुझे एक साल में मिले तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक साल में मुझे 55% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। इसलिए मैं इस कंपनी को ट्रेड को कंटिन्यू करूंगा। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर एक गुड अपडेट है कि इंडियंस आईडीबीआई बैंक क्लेम ऑन जो इनकम टैक्स रिफंड, मतलब जो टैक्स रिफंड का जो क्लेम है कंपनी कर चुके हैं, उसके लिए कंपनी को रिफंड कितना मिलेगा? 12 मिलियन डॉलर का कंपनी का यहाँ पे रिफंड मिलने वाले हैं। तो ऑब्वियसली गुड पॉइंट्स है क्योंकि पैसा वापस आएगा तो उस पैसे से कंपनी फिर से बिजनेस को और भी ग्रोथ एंड और भी दूसरों को लोन दे पाएंगे जहाँ पे बिजनेस ग्रोथ होने वाले हैं। तो एक गुड पॉइंट्स है कंपनी के लिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है दीपक नाइट्रेट लिमिटेड। तो दीपक नाइट्रेट एक शानदार कंपनी मुझे लगता है क्योंकि इस कंपनी का सबसे जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगता है वो है इसका मैनेजमेंट। क्योंकि मैनेजमेंट इस कंपनी को एक अलग लेवल का ट्रस्टेड दे चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कंपनी 75% मार्केट से अकेला लेके रखा है, और वो भी किसके ऊपर? सोडियम नाइट्रेट के ऊपर। सोडियम नाइट्रेट प्रोडक्ट के ऊपर 75% का मार्केट शेयर इसी के पास है। तो कुछ पॉइंट्स है दीपक नाइट्रेट का जिस कारण की वजह से कंपनी कितना भी खराब सिचुएशन में हो ना, कंपनी उतना ज़्यादा बिग फॉल कभी नहीं दिखा है। अगर मैं चार्ट को एक बार आपके साथ ओपन करूँ, देखिए एक साल में कितना भी वॉलेटिलिटी है फिर भी कंपनी अप 10 में है।
अगर डेटा को देखेंगे जो लोअर साइड का ट्रेंड है वो क्या बन रहा है, अप ट्रेंड बन रहा है, मतलब कंटिन्यूसली वो अप ट्रेंड में ही है। अपर मतलब अप एंड डाउन करके वो ऊपर ही जाने का कोशिश कर रहा है, मतलब एक स्ट्रेंथ है आगे बढ़ने का। हाँ, इस तरीके से वोलेटिलिटी क्यों है, उसके पीछे एक ही रीजन है। लास्ट 2 इयर्स में केमिकल सेक्टर में जो डिमांड है वो कई हद तक कम हो चुके हैं। तो डिमांड कम होने के कारण कंपनी के ऊपर तो प्रेशराइज बनेगा, ये बात तो आप सभी जानते हैं। तो दूसरी बात ये भी है कि कंपनीज के ऊपर देखिए कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे दीपक नाइट्रेट ने कुछ गुड पॉइंट्स यहाँ पे दिखाया है। जैसे दीपक नाइट्रेट ने क्या किया, टू एक्वायर नर्मदा थर्मल पावर, तो नर्मदा थर्मल पावर को कंपनी एक्वायर किया। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट को थोड़ा सा मतलब अलग तरीके से देखना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी काम करते हैं केमिकल के ऊपर। तो कंपनी एक्विजिशन नर्मदा थर्मल पावर को क्यों किया, इसके ऊपर मैं रिसर्च तो कर रहा हूँ। तो जब मुझे डीपली रिसर्च मिलेगा तो मुझे आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगा, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है दीपक नाइट्रेट एक्चुअली दीपक जो केमिकल सॉरी दीपक केमिकल जो टेक है, एक्चुअली दीपक नाइट्रेट जो है होली ओनर सब्सिडरी दीपक नाइट्रेट का। तो बेसिकली दीपक नाइट्रेट ने कोई मतलब थर्मल पावर को खरीदारी नहीं की है, वो एक्चुअली खरीदारी कौन किया है, दीपक केमिकल जो टेक कंपनी है उन्होंने खरीदारी किया। और दीपक केमिकल टेक किसका होली ओनर है, दीपक नाइट्रेट का। तो मतलब दीपक नाइट्रेट पेरेंट कंपनी है, उसी का ही सब्सिडरीज कंपनी ने और नर्मदा थर्मल पावर को एक्वायर किया है। अब देख सकते हैं हैज agreed to acquire नर्मदा थर्मल पावर 661.5 मिलियन इंडियन रुपीज। तो कुल मिलाकर 616.5 मिलियन रुपीज देकर इस कंपनी को खरीदारी किया गया है। तो कुछ ना कुछ बड़ा डिसीजन कंपनी लेने वाला है, कुछ ना कुछ गुड पॉइंट्स कंपनी को शायद दिखा है, तो शायद इसीलिए कंपनी इस तरीके से डिसीजन लिया। तो डिसीजन कुछ भी हो, हम लोग को यही चाहिए कि कंपनी अच्छा काम करे, तो हम लोगों को ग्रोथ मिलेगा, और कंपनी का ग्रोथ होने के कारण हम लोगों को प्रॉफिट मिलेगा। देखिए केमिकल सेक्टर की हालत खराब है, फिर भी कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे काम कर रहा है। तो आप फिर भी कंपनी देखिए यहाँ पे जिस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया, 1900 करोड़ से 2000 करोड़ तक कंपनी का सेल्स दिखा, और एक्सपेंस को कंपनी कई हद तक कंट्रोल में रखा, जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट 234 करोड़ से 254 करोड़ बना। तो जो कंपनी का पहले अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, वो कंपनी फिर से प्रॉफिट करना स्टार्ट कर चुके हैं। बीच में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो कई हद तक कम हो चुके हैं। तो दो गुड पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बात, कंपनी का कर्जा एकदम ना के बराबर है। दूसरी बात, कंपनी की खुद की बिजनेस के ऊपर इस बार हाईएस्टली इन्वेस्टमेंट किया, जो आज तक की जो लास्ट 5 इयर्स में कंपनी इतने हाईएस्टली निवेश नहीं किया। पहले एक बार किया था 955 करोड़ के आसपास, उसके बाद फिर से इस बार कंपनी हाईएस्ट निवेश किया। तो ऑनगोइंग प्रोसेसिंग में जब कोई कंपनी पैसा लगा रहा है, तो इसका मतलब प्रोसेसिंग जोरदार हो रहा है, मतलब प्रोसेसिंग कुछ पॉजिटिवली हो रहा है, इसके लिए इतना पैसा लगाया जा रहा है। और तीसरी बात, इस कंपनी के और एक पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो है कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल्स। जो एक टाइम 85 डेज 79 डेज हुआ करता था, वो बीच में थोड़ा सा कम हो गया था, उसके बाद फिर से बढ़ता हुआ देखने को मिला था 76 डेज, इस बार 74 डेज हो चुके हैं। मतलब कैश कन्वर्जन साइकिल्स अराउंड 2 मंथ से ज़्यादा कंपनी के हाथ में पैसा आने में टाइम लग रहा है। तो इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, जितना कम करेंगे उतना ही कंपनी के लिए फायदा है। बाकी देखिए आरओसी कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है। सब कुछ पॉजिटिव होने के कारण इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करता है, इसलिए इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा क्वांटिटी ऐड किया है। जैसे डीएस ने, डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने इस कंपनी के ऊपर 19% तक होल्डिंग को लेके गया, और देखा जाए तो एफएस ने इस कंपनी के ऊपर जो होल्डिंग रखा करीबन 6% के आसपास। बाकी प्रोमोटर एंड पब्लिक के पास ही होल्डिंग है। तो रही बात इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का, तो उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी के ऊपर बहुत दिनों से मैं पहले एक एंटी लेकर रखा हूँ। जो एंटी कुछ इस तरीके से बना था, पहले एक बिग कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना था। फाइनली ब्रेकआउट होकर ब्रेकआउट कंफर्मेशन इसी जगह पे हो गया था, और बार बार वो नीचे आने के बाद मुझे बहुत बार कमेंट्स भी आ रहा था कि सर इस जगह पे आप क्या करने वाले हैं। देखिए फिलहाल के लिए मुझे जो टारगेट में लेकर चल रहा हूँ वो 2800 रुपीज़ के आसपास है। तो मैं ऑब्वियसली इस टारगेट तक इंतजार करूंगा, जब टारगेट अचीव होगा तो इस टारगेट तो मैं जरूर होल्ड करूंगा। तो आपकी क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है सीएसबी बैंक, तो सीएसबी बैंक के ऊपर मेरा जो एंट्री है वो ऑब्वियसली लॉसेस में चल रहा है। तो लॉसेस क्यों चल रहा है उसके पीछे रीजन मैं बताऊंगा, और क्या सही में कंपनी में दम है आगे बढ़ने का, वो मैं सबसे पहले दिखा देता हूँ। ठीक है, कंपनी का वैल्यूएशन एकदम सस्ते में है, और कंपनी का आरओसी उतना खराब अच्छा नहीं है, मगर आरओई बेस्ट है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में और फाइनेंस सेक्टर में हमेशा आपको रिटर्न ऑफ इक्विटी देखना है, आरओसी आपको नहीं देखना है। और इस चीज़ों को मैं और भी आपको डीपली अगर बात करूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो फाइनेंशियल जो डेटा है, उस डेटा के आधार के हिसाब से आर ओ जो ई है
वो 4.5% के आसपास हुआ करता था, आज वो 19.5% से भी ज़्यादा हो चुके हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो करीबन 20% के आसपास देखने को मिला, और पहले 7.5% के आसपास हुआ करता था। मतलब कंपनी खुद को अलग लेवल में रिप्रेजेंट किया है। बाकी इस कंपनी के ऊपर सबसे जो डीपली मुझे जो डेटा देखने को मिला वो आपको दिखाऊंगा। कंपनी का कासा रेशियो, देखिए कासा रेशियो कंपनी का बहुत शानदार है। कंपनी जिस जिस जगह पे सबसे ज्यादा बड़ा बिजनेस कर रहा है उस जगह के नाम है कंपनी का केरला। तो केरला बेसिस कंपनी सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं, जहाँ पे कासा रेशियो का परसेंटेज है 51%। उसके बाद है तमिलनाडु, तमिलनाडु में 20% के आसपास कंपनी का कासा रेशियो है। तो कासा रेशियो का मतलब क्या है? करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट्स, जहाँ से कंपनी को अगर ज्यादा पैसा मिले, बैंक को अगर ज्यादा पैसा मिले करंट एंड सेविंग अकाउंट में, वहाँ पे कंपनी मतलब बैंक का ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि पैसा ज़्यादा आएगा, मतलब उस पैसे से लेकर वो ज़्यादा लोन कस्टमर को देंगे और सस्ते इंटरेस्ट में उसको लोन मिल रहा है। क्योंकि देखिए कासा रेशे में करंट अकाउंट में बैंक में जो आप पैसा रखते हैं उसके लिए बैंक तो कोई लोन आप इंटरेस्ट आपको नहीं देता है, और सेविंग अकाउंट में कितना 3 से 4 5% ही आपको इंटरेस्ट देते हैं। मतलब सस्ते दामों में उसको पैसा मिल जाता है और उस पैसे से वो दूसरों को लोन देते हैं। तो गुड पॉइंट्स है। साथ ही साथ गोल्ड लोन के ऊपर कंपनी सबसे ज्यादा काम करते हैं, केरला में 31%, और साथ उसके बाद कर्नाटका में, सॉरी तमिलनाडु में 34%। साथ ही साथ कंपनी के टोटल डिपॉजिट जो है वो सबसे ज्यादा डिपॉजिट कहाँ पे हो रहा है? केरला में। तो केरला में 47% एंड उसके बाद तमिलनाडु में 14%। उसके बाद सबसे ज्यादा इसके ऊपर डिपॉजिट देखने को मिला महाराष्ट्र में। एक गुड पॉइंट्स है, क्योंकि महाराष्ट्र में अच्छा खासा डिपॉजिट यहाँ पे देखने को मिला। तो सब कुछ कैलकुलेशन करके ही मैं कहूँगा कंपनी में जो ग्रोथ है वो अपकमिंग टाइम्स पे और भी ज़्यादा बढ़ने का चांसेस है। बाकी इस कंपनी के ऊपर मैं टेक्निकली चार्ट ट्रेंड्स के बारे में बात करूँ उससे पहले कंपनी के कुछ क्वार्टर रिजल्ट के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। देखिए रिजल्ट में कंपनी का सेल्स इस बार, मतलब रेवेन्यू इस बार हाईएस्ट हुआ। इंटरेस्ट और एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस देखने को मिला। क्यों चेंजेस देखने को मिला है? क्योंकि इंटरेस्ट ज़्यादा हुआ और एक्सपेंस डबल के आसपास हो चुके थे, और इसीलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ। मगर अच्छी बात यह है कि कंपनी एक टाइम 1% के आसपास, 3% के आसपास एनपीओ हुआ करता था, वो एनपीओ घट के 0.51 के आसपास हो चुके हैं। हाँ, ये भी वीकनेस है, क्योंकि पिछले बार 0.35% के आसपास था, इस बार थोड़ा सा एनपीओ बढ़ चुके हैं। तो यही कारण की वजह से मुझे लगता है कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज है, क्योंकि इतने लंबा जर्नी जो मैं लेकर चल रहा हूँ 2021 से लेकर एक आपको धन्य पटन्स बना, उसके बेसिस में मैं एक बड़ा सा टारगेट लेकर चल रहा हूँ, करीबन करीबन 566 के आसपास, जो मुझे 52% के आसपास टारगेट देने वाले हैं। मतलब देने का चांसेस है, देगा कि नहीं देगा वो तो बाद में पता चलेगा। तो जब ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट किया, उसके बाद मैंने एंट्री दिया और अभी मेरा लॉसेस में चला है। कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि हर जगह पे एंट्री लेने के बाद ही कल ही प्रॉफिट होगा, ऐसे सोचकर आप काम करेंगे तो कभी भी आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, तो अगर आपको काम करना है तो एक बार डीपली रिसर्च करके काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है पीवीबी इंफ्रा लिमिटेड। उस कंपनी के ऊपर गुड अपडेट के बारे में बात करें तो कंपनी बोनस का अनाउंसमेंट कर चुके हैं। हर 5 शेयर के बदले कंपनी आपको 1 शेयर देने जा रहा है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं तो 21 जून में आपको बोनस मिलेगा, उससे एक दिन पहले आपको शेयर को खरीदारी करना होगा। तो प्लीज़ शेयर को खरीदारी करने से पहले एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।